परतंत्री थे और सब जो है राजतंत्री। और 16 महाजनपदों में मैंने बताया कि बौद्ध धर्म, अगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है। मुख्यतः हम अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की मान्यता को लेते हैं और वे 16 महाजनपद 36 ईसा पूर्व में विकसित हुआ। जैन और बौद्ध धर्म के समकालीन ही 16 महाजनपद आई, मगर भी उसी 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था। इसमें हमने कहा था कि 4 या 5 ऐसी महाजनपद है जो सबसे शक्तिशाली है। उसमें से एक मगध। मगध 6वीं शताब्दी 6वीं BC में आई और मगध में 4 वंशों का शासन हुआ। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, सवनंद वंश और मौर्य वंश। हर्यक वंशों में बिंबिसार इसके संस्थापक हुए। बिंबिसार उसके संस्थापक हुए और शिशुनाग वंश के शिशुनाग उसके संस्थापक हुए और नंद वंश में महापद्मनंद उसके संस्थापक हुए और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सबके संस्थापक कौन है? इसके हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। लिखते जाओ। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इन चारों वंशों में, इन चारों वंशों को हम क्रम से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? क्रम से पढ़ेंगे। विथ मानचित्र, साथ साथ में मानचित्र की व्याख्या हम करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि मगध जो है गंगा नदी के किनारे था और उसके जो गंगा की 2 सहायक नदियां थी, सोन और चंपा, सोन और चंपा दो सहायक नदियां थी। उसके किनारे गंगा, सोन, चंपा के किनारे मगध बसा हुआ और मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में इसके मगध का पता चलता है। मगध की जो राजधानी थी बेटा, राजगीर, उसको क्या दे रहे हैं? इसकी जो राजधानी थी मगध के बारे में, राजगीर,
राजधानी राजगीर या राजगीर या पाटलिपुत्र या किसी को पढ़ना आदमी के नाम से शासुगी नहीं थी। तो प्रारंभिक राजधानी इसके राजगीर थी या राजगीर थी। मगध बिहार में अवस्थित, बिहार राज्य में क्या है अवस्थित। मगध के उत्थान के अनेक कारण, मगध के उत्थान के अनेक कारण, उत्थान के कारण मगध के उत्थान के कारण इसका आधुनिक नाम पटना। मगध के उत्थान के अनेक कारण, लोहा, लोहा प्लस हाथी प्लस गंगा और क्यों गिरा जाए। तब मैंने द्वितीय में बताया उत्थान का कारण, तो लोहे का भी बताया हमने, खनिज संसाधन से संपूर्ण था, गंगा नदी के किनारे स्थित थी और लोहे, हाथी, व्यापक जंगल था, व्यापक रूप से हाथी पाए जाती थी इसमें। तो उत्थान के अनेक कारण भी हो सकता है। एक प्राकृतिक कारण ले सकते हैं हम, उत्थान के अनेक कारण ले सकते हैं, एक ले सकते हैं प्राकृतिक कारण। मगध के उत्थान का कारण प्राकृतिक कारण। क्या क्या उपलब्ध थी लिखो। गंगा का उपजाऊ मैदान था यहां पे, गंगा का उपजाऊ मैदान था, गंगा का उपजाऊ मैदान था। दूसरा लौह अयस्क की उपलब्धता थी। मगध में इसी प्राकृतिक कारण में हाथियों की उपलब्धता, इसी प्राकृतिक कारण में लिखो नदियों से परिवहन और व्यापार। नदियों से परिवहन व व्यापार होता, प्राकृतिक संपन्न था इसमें। एक तो गंगा का मैदान था, सबसे उपजाऊ था। दूसरा लौह अयस्क की उपलब्धता थी। उस समय झारखंड भी इसके अंदर था, बिहार। हाथियों की उपलब्धता थी, चूंकि जंगल थी। हाथी जो सैन्य के रूप में काम करते थे, अग्रिम सैन्य के रूप में, तो हाथी की उपलब्धता थी। और नदी की जो व्यापार का आवागमन परिवहन सुलभ। दूसरा जो है राजनीतिक कारण भी था। मगध के उत्थान का दूसरा जो कारण था
और राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में बिंबिसार अजातशत्रु कैसे शक्तिशाली हुए और उसमें विवाह और संधि भी किया। इसमें विवाह किया और संधि भी किया। इसमें दो शासक का नाम ले सकते हैं। इसमें बिंबिसार और प्लस अजातशत्रु, ये दोनों हर्षवंश के शासक थे। हर्षवंश को पितृहंता भी कहा जाता है। अपने ही पिता को मारकर गद्दी पे बैठे थे। और बिंबिसार ने विवाह किया। बिंबिसार ने विवाह किया किसके साथ? वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी चेरला से। इसको क्या दे रहे हैं? बिंबिसार ने अपने विवाह किया। किसके? वैशाली में लक्ष्मी का राज था, प्रशासन था। बहुत शक्तिशाली था। वैशाली में लक्ष्मी का राज, इसमें गौतम बुद्ध ने इसको आशीर्वाद भी दिए थे। इस समय सोनी रह जाती थी। लक्ष्मी का राज की राजकुमारी बिंबिसार ने चेरला से विवाह किया। वैवाहिक संबंध बना लिया और आपस में वैशाली जो कट्टर था उसके संग को टुकड़ा नहीं जा सकता था। और संग ने क्या अपने चेरला से विवाह करके अपना पक्ष में कर। दूसरा महाकौशल, कौशल माने कौशाम्बी जिसकी राजधानी थी। कौशल के राजकुमारी जो प्रयागराज में है, अब अलग राज जिला बन गया है। कौशल के राजकुमारी महाकौशला, कौशल देवी से विवाह कर लिया बिंबिसार ने और संधि कर लिया। मध्य देश की राजधानी, मध्य देश की राजधानी, मध्य जो पंजाब में है उसके राजधानी, उसके राजकुमारी खेमा से विवाह कर लिया। खेमा या खेमा से विवाह कर लिया। और उधर इसके पुत्र अजातशत्रु चूंकि कौशल के राज से विवाह करने के बाद काशी दहेज में बिंबिसार को मिल गया था। काशी क्या मिल गया था? दहेज के रूप में मिल गया था। बिंबिसार तक अच्छा चलता रहा। अजातशत्रु का विवाह वज्जिरा से हुआ। वज्जिरा कौशल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री थी। कौशल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री थी।
एकदम शांत हो। और इस प्रकार से उसने राजनीतिक संबंध विवाह और संधि के माध्यम से मगध का उत्थान, राजनीतिक कारक किधर लिच्छवी सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, जिसमें बुद्ध को आशीर्वाद मिला था, इस शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता था। तो उससे जान गया कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो उससे वैवाहिक संबंध भी मिसाल ने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेरना से विवाह कर लिया और अपना मित्र बना लिया। और कोसल राज की राजकुमारी महाकौशला से शादी करके, जो कौशाम्बी में है, वो महाकौशल देवी से शादी करके कौशल को भी अपने रिश्तेदार बना लिया, अपने पक्ष में कर लिया। और वहीं से काशी, इसको इसकी शादी में दहेज में मिला था, काशी प्रांत। और मध्य देश की राजकुमारी जो पंजाब में है, मध्य देश, खेमा या खेमा से शादी कर, तीन राज्यों को अपने पक्ष में कर लिया उसने। और अजात शत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था, उसने वज्जिरा की शादी किया, जो वज्जिरा कौशल की राजकुमारी प्रसेनजीत की पुत्री थी। अब प्रसेनजीत और अजात शत्रु में लड़ाई होती है काशी को लेकर, चूंकि कौशल के प्रसेनजीत के पिता ने उसको दहेज में बिंबिसार को दे दिया था, लेकिन इसकी हत्या होने के बाद रुष्ट हो गया था अजात शत्रु से। इनका वैवाहिक संबंध, इनका जो रिश्तेदारी खत्म हो गई थी, तो इसलिए कहा जाता है कि काशी के लिए लड़ाई हुआ है सब। और भी अनेक कारण, कोई कहता है कुछ अलग, तो आगे हम इसको बताएं। सैन्य कारण, तीसरा जो कारण है मगध के उत्थान का, तीसरा कारण सैन्य कारण। सैन्य कारण, तीसरा जो कारण है सैन्य कारण, चूंकि लोहे का विस्तार हो चुका था, तो हथियार लोहे का हथियार बनने लगा, लोहे का क्या बनने लगा, हथियार, हत्था भी बनने लगा, हथियार, औजार। विशाल सेना, विशाल सेना हो गई उनके पास, क्योंकि सब वैवाहिक संबंध भी बना लिए, संधि भी कर लिए, उनका विशाल सेना भी हो गई। और युद्ध में हाथियों का प्रयोग भी होने लगा, युद्ध में हाथियों का प्रयोग भी होने लगा। क्योंकि हाथी जंगल की व्यापक रूप से मिला, मिला ही, और इससे छोटे छोटे और अच्छे औजार भी बनने लगे। और इस तरह मगध का हान हुआ। मगध उस समय सर्वशक्तिशाली, क्या बन गया, सर्वशक्तिशाली बन गया। अब हम इन चारों वंशों में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश को क्रम से पढ़ें। कैसा पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ें। तो मौर्यों का मगध के उत्थान के भी अनेक कारण थे, राजनीतिक कारण, प्राकृतिक कारण और सैन्य कारण। और इन सभी कारणों में मगध चूंकि गंगा नदी के किनारे, सोन के किनारे स्थित थी, इसलिए इनको यातायात की सुविधाएं पर्याप्त नहीं, परिवहन। छठवीं इसी में आया है, और उसी समय जैन और बौद्ध के समकालीन,
जैन और बौद्ध के साप्ताहिक सबसे पहले उल्लेख मगध राज्य का अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता। वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं। वेद त्रयी में 3 शामिल थी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद शामिल नहीं। तो पहला जो वंश हम पढ़ाएंगे हर्यक वंश। कौन पढ़ाएंगे? कल मैंने एक पूरी तरह से परिचय दे दिया था। क्या दे दिया था? परिचय दे दिया था। आज हम एक एक क्रम से हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश लिखो। हर्यक वंश में शिशुनाग आते हैं और बिंबिसार आते हैं। कौन कौन आता है? लिखो कल। हर्यक वंशों में वंश का क्रम लिख लो पहले। बिंबिसार के संस्थापक है। दूसरा अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन होगा? अजातशत्रु। तीसरा उदयन। चौथा अनुरूप और पांचवा मुंड और छठवा दर्शन। तो अंतिम जो हर्यक वंश का शासक था कौन था? दर्शक। और ये ऋषि को शिशुनाग पराजित करके शिशुनाग वंश का जो है क्या हर्यक वंश को अंत करके शिशुनाग वंश की उत्थान। दर्शक को ही पराजित करके अजातशत्रु बिंबिसार संस्थापक था हर्यक वंश का। अजातशत्रु शक्तिशाली हो गया था। क्या हो गया था? शक्तिशाली हो गया था। और अजातशत्रु के इस समय में प्रथम बौद्ध संगठन प्रस्थापित हुआ। संगति स्थापित हुई, मतलब हुई गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। और उदयन के समय पाटलिपुत्र जैसा नया राज्य का शहर का उदय। नए शहर का उदय। पृथुहंता वंश भी कहा जाता है। अपने पिता को मारकर शासन करते हैं। पृथुहंता वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार इसके संस्थापक हुए। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुआ। उदयन के समय पाटलिपुत्र जैसे नया शहर का उदय हुआ। और दर्शक अंतिम शासक। बिंबिसार
अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड और दर्शक, ये 6 शासक हुए। और पहला शासक बिंबिसार और अंतिम शासक दर्शक, ये भी पूछा है। इसी दर्शक को पराजित करके शिशुनाग वंश की नींव पड़ी। शिशुनाग वंश की नींव पड़ी। अब हम बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं एक एक क्रम से। प्रतिहंता वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार के बारे में हम लेते हैं। बिंबिसार का अन्य नाम कुमार, अन्य नाम उसका कुमार सेन। एक दूसरा नाम क्या था? कुमार सेन का क्या था? एक दूसरा नाम क्या था इसका? कुमार। सब प्रश्न पूछा जाएगा। बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता, 5 इसकी थी श्रेणी या एक राज या श्रेणी कहा भी जाता था बाद में, क्योंकि हत्या के वंश का संस्थापक था। सबसे ज्यादा पूछने वाला ये है गौतम बुद्ध और महाबुद्ध के समकालीन। गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक थे, महावीर स्वामी ये समकालीन था। उसके समय क्या था? आगे लिखो। बौद्ध साहित्य एक विनती है, महाभारत। ये प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट। महाभारत महाभारत बौद्ध साहित्य है। क्या है? बौद्ध साहित्य है। इसमें बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख किया गया। ये इसी लेख में पूछ लिया गया था। इसमें बिंबिसार को 500 पत्नियों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख मिलता है। 500 पत्नियों का प्रमाण मिलता है महाभारत बौद्ध साहित्य। बिंबिसार की कितने पत्नी थी? 500 पत्नी थी। जो वैशाली की लिच्छवी गणराज्य तो थी चेला, कौशल की राजनी, कौशल की राजकुमारी महाकौशलवती थी। मध्य देश की रानी जो पंजाब में मध्य देश है, उसकी रानी खेमा या खेमा थी। उसकी अतिरिक्त इसकी 500 पत्नियों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। और उसने, चूंकि इसकी राजधानी को आप जान ही रहे हैं, राजगृह थी। राजगृह है मगध की राजधानी, तो इसकी राजधानी इसके समय में राजगृह थी। और इसके जो बिंबिसार की पत्नियां थी 3 थी, जो उल्लेख मिलता है। लेकिन महाभारत बौद्ध साहित्य में 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। उनके साथ इससे वैवाहिक संबंध और संधि किया, वो
चेला, कौशला देवी, महाकौशला देवी, कौशल देवी और खेमा या खेमा ये मध्य प्रदेश की थी। पंजाब में जो था एक कौशल की थी राजकुमारी, और ये थी कहां की, लक्ष्मी वैशाली की थी। और उसने कूटनीतिक संबंध भी बनाया और आवंती के राजा चंद्र प्रबोध को बिंबिसार, आवंती के राजा चंद्र प्रबोध को जीवन अपने वैध, अपने राज वैध जीवन को भेजकर चंद्र प्रबोध का पीलिया रोग ठीक कराया। चंद्र प्रबोध का पीलिया रोग ठीक कराया। अब इसका मित्र हो गया। अब इसका क्या हो गया, मित्र हो गया। बिंबिसार अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके, बिंबिसार अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध में मिला लिया। क्या कर लिया, मगध राज्य में मिला लिया। अंग को कहां मिला लिया, मगध राज्य। बिंबिसार एक काम और किया। बिंबिसार राजगृह में वेणुवन उद्यान का निर्माण करके बौद्ध भिक्षुकों को दान देते। बिंबिसार राजगृह में, ये पढ़ोगे कुछ पूछा है। बिंबिसार राजगृह में वेणुवन उद्यान का निर्माण करवाया। राजगृह में उद्यान का निर्माण करके किसको नहीं दिया, बौद्ध भिक्षुकों को। किसको नहीं दिया, बौद्ध भिक्षुओं को दान दे दिया। और बात पूछा, वेणुवन उद्यान किसने निर्माण कराया, कौन, हर्यक वंश का संस्थापक राजा बिंबिसार ने। जीवन की माता गणिका थी, शीलवती थी। लोक लज्जा के कारण जीवत को पैदा करके छोड़ दी और उसी समय मगध में वो शिक्षा प्राप्त किया और बाद में बिंबिसार उसको अपना राजवैद्य और वे शिक्षा प्राप्त करके
राजवैद्य। बिंबिसार को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, राजाओं का सिंह। ये माने शेर, राजाओं का बिंबिसार की एक अन्य उपाधि भी है, राजाओं का या जैन धर्म में उल्लेख मिलता है। कहां मिलता है? जैन धर्म के उत्तराखंड में मिलता है। जैन साहित्य उत्तराखंड के जैन साहित्य का भाग साहित्य में बिंबिसार को राजाओं का सिंह कहा गया। अंत में बिंबिसार को साम्राज्य मगध को पहुंचाया है, विस्तार किया, स्थापना किया, लेकिन बुद्ध के दुष्ट भाई देवव्रत के कहने पर, शाने पर, बुद्ध के एक दुष्ट भाई, गौतम बुद्ध के दुष्ट भाई, बुद्ध के दुष्ट भाई देवव्रत को कहने पर, को उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध कर दिया। अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध कर, हत्या कर दी। वध नहीं कर सकते, हत्या कर दी। अपने ही पिता की हत्या कर दी। इसलिए हर्यक वंश को पृथुहंता वंश के नाम से जाना जाता है। पृथुहंता वंश के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह मानचित्र है हर्यक वंश की, देखो हर्यक वंश की मानचित्र है। क्या है? देखो मगध किसके नदी किनारे है? गंगा नदी के किनारे। और राजगीर इसकी क्या है? राजधानी है। और प्राचीन नाम गिरिव्रज है। क्या है? गिरिव्रज है। और उदयन के समय पाटली ग्राम या पाटलिपुत्र हो गया राजधानी। क्या हो गया? उदयन द्वारा क्या हुआ? पाटलिपुत्र शहर कौन स्थापित किया? उदयन। सोन और चंपा नदी के पास है पाटलिपुत्र, है ना? एक तो सोन और चंपा नदी। कितना अभी वैशाली इसके अंग में नहीं आया है, न कौशल आया है, न वत्स आया है, न आवंती आया है, न पश्चिमा आया है। कौशाम्बी वक्त आया है? नहीं आया। ये काल 6वीं शताब्दी से 5वीं ईसा पूर्व तक, 6वीं ईसा पूर्व से 5वीं ईसा पूर्व तक का आर्यवर्त का समय है। बिंबिसार 554 से 492 ईसा पूर्व तक था। इसमें लिखा है मगध का विस्तार। अनेक राज्यों को जीता, संधि कर लिया और वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कहां का? कौशल से, वैशाली से और मध्य प्रदेश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बौद्ध साहित्य महाभद्र में उसको 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। बिंबिसार का पुत्र था। उसने वज्जित संघ को पराजित किया और पाटली ग्राम में दुर्ग का निर्माण करवाया। आगे इसको पढ़ाएंगे। उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व था। अजातशत्रु का पुत्र एक अपने पिता की हत्या कर दिया। पाटली ग्राम का को विकास करके पाटलिपुत्र नाम दिया और उसको क्या बना दिया?
राजधानी बना दिया है। मगध का हरेक वंश इस काल में मगध धीरे धीरे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। क्या बन गया था? ये शक्तिशाली। चित्र को एकदम विस्तार से देख लो। जैसे जैसे शिशुनाग वंश आएगा और नंद वंश आएगा, एक चित्र का विस्तार होता है। मौर्य वंश आएगा, इस चित्र का क्या होता जाएगा? विस्तार होता चले जाएगा। एक पन्ना हम आप सबको दे देंगे, इसको जाकर क्या करना? फोकस्टेट जाकर सब कुछ ले लेना, ठीक है? तो ये चित्र को समझ गए? देखो इस चित्र में पूरी तरह से मगध, गंगा नदी, सोन नदी और चंपा जो बताए हैं उसकी नदी गंगा नदी, ये बिहार में है और राजगृह इसकी राजधानी है। प्रारंभिक राजगृह का नाम प्राचीन है दिव्रज, और ये सोन और चंपा पाटलिपुत्र है। उदयन ने जिसको स्थापित किया था राजधानी, और उसके 3 राजा प्रमुख हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन हुए। बाद में दर्शक को पराजित करके, अंतिम बिंबिसार का शासक दर्शक को पराजित करके क्या बना लिया? शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। ठीक है, इतना समझ में आ गया इस चित्र को? कोई दिक्कत है मानचित्र समझने में किसी को? ये हरक वंश इस काल में मगध धीरे धीरे, हरक वंश के इस काल में मगध धीरे धीरे क्या हो गए? सबसे शक्तिशाली राज्य। क्या बन गया? शक्तिशाली राज्य बन गए। ये चित्र को एकदम गहराई से देख लो तुम सब, और इसको दिखाई दे रहा है इससे? अरे चित्र को देख लो और देखो मगध कैसे चलती। ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे तुम्हारे, और उसको हम बता रहे हैं। आगे हम कल अजातशत्रु के बारे में पढ़ाएंगे, और अजातशत्रु के बारे में बताएंगे। अजातशत्रु वज्जी संघ को अपने बस में कर लिया, और प्रथम बौद्ध संघ अजातशत्रु के ही समय हुआ। और ये भी बताए अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार वज्जियों को कमजोर कर दिया, और अजातशत्रु प्रसेनजीत की बेटी वज्जिरा से विवाह कर लिया, और बौद्ध बुद्ध घोष की टीका सुमंगल वासनी में गंगा नदी के समीप हीरे के खनन को बराबर बांटने के हेतु लिए वज्जी और वैशाली में युद्ध हुआ। और जैन साहित्य में यह भी बताएंगे हम, वह संग दासाओं में चेलना के 2 पुत्र थे, हल और बहल, और उसको बिंबिसार ने 1 हाथी सोयर और 18 लड़ियों का हीरा दिया। उसको पाने के लिए अजातशत्रु क्या किया? युद्ध किया। और इस समय वज्जियों को, लक्ष्मियों गणराज को परिहासीन धम्म, मतलब गौतम बुद्ध को आशीर्वाद मिला था। और ये परिहासनीय धम्म जो होती है वो लक्ष्मियों की संघ का एकता, संगठन और सद्भावना का प्रतीक होता है। और अजातशत्रु के 2 मंत्री वत्सकार और सुनीत ने वज्जियों को संघ को तोड़ा, और इसी में बताऊंगा मैं रथ मूसल और महाशिलाकटक नामक 2 औजारों का प्रयोग किया गया। साम्राज्य के बारे में बता रहा हूं। और मगध के जो शासक है, मगध जो शासक है वो 4 शासक हुए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इसमें हम अभी हर्यक वंश के बारे में पढ़ा रहा हूं। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के बारे में पढ़ेगा, डिटेल दे दिया कल।
बिंबिसार के बारे में पूरा बता दिया कि उसने वैवाहिक संबंध किससे लक्ष्मी गणराज के साथ रखा, कौशल के साथ रखा, मध्य देश के साथ रखा वैवाहिक संबंध, और उसकी राजधानी थी राजगृह। उसने क्या क्या श्रेणी उपाधि थी, और राजाओं का सिर भी उसको कहा जाता है जैन साहित्य में। और इसकी हत्या जो है, इसकी हत्या इसका पुत्र कर दिया। इसकी हत्या कौन कर दिया? इसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। और अजातशत्रु किसके बहकावे में किया? बहकाया अजातशत्रु को कौन? देवव्रत। कौन बहकाया? देवव्रत। ये पुत्र का दुष्ट भाई था। इसके बहकावे में आकर इसने अपने पिता की हत्या कर दिया बिंबिसार का। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता। और उदयन भी अजातशत्रु की हत्या कर दे, मतलब अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर एक दूसरे के बैठे थे। बिंबिसार के बारे में कल विजय हो गया था, आज का पढ़ाएंगे अजातशत्रु। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ये बिंबिसार का पुत्र था। पुत्र किसका था? ये बिंबिसार का क्या था? पुत्र। किसका पुत्र था? और इसने अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री से वज्जिया से विवाह। प्रसेनजीत की पुत्री किससे किया? वज्जिया से विवाह किया इसने। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध के मृत्यु के समय यह भी गौतम बुद्ध का समकालीन था, बौद्ध और जैन धर्म का समकालीन था। गौतम बुद्ध के मृत्यु के समय मगध का शासक अजातशत्रु ही था। गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ कुशीनगर में। कहां हुआ? कुशीनगर में। कहां हुआ? कुशीनगर की जिला में। और उसके साथ साथ अजातशत्रु का वो वज्जी मैंने तो बताया था, वज्जी बहुत शक्तिशाली वर्ग था। क्या था? तो वज्जियों को पराजित करने वाले कौन था? अजातशत्रु। वज्जियों को गौतम बुद्ध के आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो वज्जी संघ बहुत ही शक्तिशाली संघ था। पूछा है उसने,
वज्जी संघ क्या था? बहुत ही शक्तिशाली संघ था और वज्जी संघ को विघटन करने के लिए अजात शत्रु वत्सकार, अपने मंत्री वत्सकार, देखो मंत्री वत्सकार को नियुक्त किया। दो मंत्री नियुक्त किया था जिसमें वत्सकार बहुत महत्वपूर्ण है, नियुक्त किया और वत्सकार वज्जी संघ को और वत्सकार वज्जी संघ ने फूट डाल दिया, या कमजोर बना दिया। वज्जी जो संघ था वो बहुत ही शक्तिशाली संघ था, उसको उस संघ को कोई विघटन नहीं कर पाता था। आए इनको आशीर्वाद था गौतम बुद्ध की, लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या कर दिया? अपने अजात शत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को नियुक्त कर दिया और कहा वज्जी संघ में फूट डाल। अब फूट डालकर वज्जी को अपने बगल राज्य में मिला दिया। वज्जी को क्या कर दिया? परिणाम क्या हुआ? वज्जी संघ को अजात शत्रु मगध साम्राज्य में मिला दिया और इसी प्रकार से कौशल को भी, तो अजात शत्रु कौशल को भी अजात शत्रु वज्जी को तो मिलाया ही मिलाया, साथ में कौशल राज्य को भी मिला लिया। कहा? मगध। इसकी दो उपलब्धि, वज्जी संघ और कौशल को अपने राज्य में मिला लिया। वज्जी चूंकि वैशाली में है, वहां है, और यहां पर लिच्छवियों का गणराज्य था। और वज्जी को विजय का अनेक कारण भी बताया जाता है। क्या क्या कारण है? तो वज्जी को पूछ लिया, किसको नियुक्त किया? जो संघ में वज्जी संघ को फूट डाला, तो कौन डाला? वत्सकार। किसका मंत्री था? अजात शत्रु। किसका मंत्री था? तो वह अजात शत्रु ही था जो वज्जी को अपने वश में कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके दो कारण थे।
क्या कारण है वो जीवों को अपनी बस में मिलाना या कारण क्या है? इसको कारण दो क्या वो मैंने मिलाया। पहला कारण है बुद्ध के एक पिता, बुद्ध घोष की एक पिता है, वो बताता है बुद्ध घोष की टीका जो है सुमंदर वासिनी है, उसमें मिलता है। पहला प्रमाण होने के कारण और दूसरा जैन ग्रंथ उवासन दशाओं में, दूसरा प्रमाण जैन ग्रंथ उवासन दशाओं में, उवासन दशाओं में मिलता है। दो प्रमाण मिलता है। बुद्ध घोष की टीका क्या है? सुमंगल वासिनी। जैन ग्रंथ उवासन दशाएं किस ग्रंथ से जुड़ा है? तो जैन ग्रंथ से। इसमें यह मिलता है गंगा नदी, बताते हैं कि गंगा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर हीरे की खदान मिला। क्या मिला? हीरे की खदान मिला। और हीरे की उस खदान को आपसी बांटने में वैशाली और मगध में क्या हुआ? फूट मच गई। वैशाली और मगध में क्या हुआ? फूट मच गई। और दूसरा कारण जो कहते हैं, जो चेलना थी, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, बिंबिसार की पत्नी थी, चेलना से दो पुत्र हुआ। ये बताता है कि चेलना से दो पुत्र हुए, हल्ला और दूसरा जो पुत्र हुआ वो पहला। हल्ला पहला दो पुत्र हुए। बिंबिसार ने इन दोनों पुत्रों को अपनी हाथी, बिंबिसार की हाथी थी सोयल, इनको दोनों को बिंबिसार ने क्या दिया? अपना प्रसिद्ध हाथी, अपना प्रसिद्ध हाथी, यहां सोलर पूछा हुआ है, सोलर शेयर दे दिया और 18 लड़ियों की हार दे दिया साथ साथ में। 18 लड़ियों का हार दिया। चूंकि चेलना की मृत्यु हो चुकी थी उस समय, तो हल्ला महल्ला दोनों चचेरे भाई अजात शत्रु हुए। किसके हुए? अजात शत्रु के। लेकिन उसने अपने पिता की हत्या करके बिंबिसार की गद्दी पे बैठ गया। लेकिन हल्ला महल्ला चेलना की मृत्यु के बाद इसने अजात शत्रु ने दबाव डाला कि आप सोलर के प्रसिद्ध शायर हमारा
हाथी जो हमारे पिता बिंबिसार दिया आपको, हमको दीजिए, और 16 लड़ियों की हार देती। इस प्रकार से ये माने नहीं अपने नाना के घर चले गए, वैशाली अपने नाना के घर चले गए और यहीं से उनका युद्ध चालू। तो दो कारण है, एक तो हीरे के खदान के लिए, दूसरा 16 हाथी 18 लड़ियों के। जैन ग्रंथ बताता है, जैन ग्रंथ वासंग दशाओं में बताता है, ये चेरना के हल्ला बहल्ला जो पुत्र थे, जिसको बिंबिसार ने 16 नामक हाथी दिया और 18 लड़ियों की हाथ दिया, जिसको प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने दबाव डाला, वो दिए नहीं, इसलिए इन दोनों के बीच वैशाली और युद्ध हुआ। ये चले गए अपने नाना के यहाँ। तो युद्ध में उसने, इस वर्जिन के युद्ध में उसने वत्सकार अपने मंत्री को निर्मित किया। वर्जिन बहुत शक्तिशाली है और उसको आशीर्वाद मिला है गौतम बुद्ध। और जब तक इसके संग में फूट नहीं डालेंगे आप, क्योंकि इसका संग जो वर्जी का संग था अपरिहासनीय संग था, जो एकता और संगठन का प्रतीक है। यह बच्चों का संग था, इसको तोड़ना बहुत आवश्यक था। अगर इस संग को अगर नहीं तोड़ेंगे तो आप विजय। और चूंकि इनको गौतम बुद्ध की भी आशीर्वाद प्राप्त, इसके आशीर्वाद भी दे दिए थे महात्मा बुद्ध। जब तक आपके शब्द में फूट नहीं बचेगा तब तक आप पराजित नहीं हो सकते। तो वत्सकार को उसने नियुक्त कर दिया और तो एक मंत्री आया थे सुगी, अजातशत्रु इन दोनों मंत्रियों को नियुक्त किया था। और सबसे महत्वपूर्ण कौन हुआ? वत्सकार। इसमें इस अपरिहासनीय संघ में क्या कर दिया? वत्सकार क्या कर दिया? फूट डाल दिया। क्या कर दिया? वत्सकार इसमें फूट डाल दिया। जब इसमें ये संघ कमजोर हो, ये संघ क्या हो? कमजोर हो गए। इसी वर्ची में, इसी वैशाली के युद्ध में वर्चियों को पराजित करने के लिए दो हथियारों का प्रयोग किया। कितने हथियारों का? अजातशत्रु में तो वंशियों को पराजित करने के लिए, वंशी संघ को पराजित करने के लिए एक पूछा है। पराजित करने के लिए वंशी संघ को पराजित करने के लिए अजातशत्रु ने दो हथियारों का प्रयोग किया। वो जो दो हथियार थे, वो कौन कौन हथियार थे? रथ मूसल, पहला हथियार रथ मूसल था। और दूसरा जो हथियार हुआ वो महाशिला कटक।
हथियार के बारे में खूब विस्तार से पूछा गया। रथमूसल और महाशिला। रथमूसल में गदाएं लगी हुई थी, गदा लगी हुई थी। क्या लगी थी? गदा लगी हुई थी। इसमें गदा लगी हुई थी, इसका हम चित्र दिखाएंगे। और जब ये रथमूसल चलता था तो सैकड़ों लोग का काम तमाम कर देती। सैकड़ों लोग का काम क्या करता था? तमाम कर देता था। और ये जो महाशिला कटक है, बड़े बड़े पत्थर होती थी जो भीड़ में फेंके जाते। आप अगर देखे होंगे कटप्पा बाहुबली में, देखे है ना, जो ऐसे फेंका जाता था बड़े बड़े पत्थर, वही महाशिला कटक। तो बड़े बड़े पत्थर भीड़ में फेंके जाते थे। ये दोनों औजार का मुख्यतः एक प्रयोग कर लिए, रथमूसल और महाशिला कटक। रथमूसल में, रथमूसल ऐसा औजार था जो बड़े बड़े गदा लगती थी। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, यह है रथमूसल। गदा लगी है ना, वहां दिखाई दे रहा है, गदा लगी है कि नहीं? लिखा है। यह एक प्रकार का युद्ध रथ था। क्या था? इसके आगे मूसल लोहे का बड़ा प्रहारक था, लगा होता था। यह शत्रु की सेना को छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। यह है रथमूसल। ये क्या है? यह रथमूसल है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ये रथमूसल है। ये लोहे की क्या लगा हुआ? गदा लगा हुआ। और दूसरा जो है आपको महाशिला कटक है। देखिए महाशिला कटक ये दिखाई दे रहा है। कटप्पा बाहुबली में एक प्रयोग हुआ है। बाहुबली लोग जब जनजातियों से युद्ध कर रहा था, यही फेंक रहा था ना। ये क्या है? इससे बड़े बड़े पत्थर शत्रु की चिड़िया सेना पर फेंके जाते थे। देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हम ग्रुप में डाल देंगे। तो रथमूसल एक गदा थी जो लोहे की बनी हुई थी। अगर ये चल जाती थी तो सैकड़ों लोग की काम तमाम हो जाता था, जो अजात शत्रु ने प्रयोग किया। दूसरा महाशिला कटक है, जो बड़े बड़े पत्थर शत्रुओं पर फेंके जाते हैं, जैसे कटप्पा बाहुबली प्रयोग हुआ। देख लिए स्पष्ट? इसको ग्रुप में डाल देंगे। साथ साथ में इन दोनों औजार बहुत ज्यादा पूछा। तो रथमूसल पूछ लिया, रथमूसल और महाशिला कटक क्या है? एक प्रकार से हथियार, एक प्रकार का क्या है? हथियार। क्या है? जो अजात शत्रु ने बज्जियों को पराजित करने के लिए इन दोनों महाशिला कटक और रथमूसल का प्रयोग किया। महाशिला कटक बड़े बड़े पत्थर शत्रुओं पर फेंके जाते थे। रथमूसल एक प्रकार से लोहे की गदा थी जो चलती थी, तो सैकड़ों लोग की काम क्या हो जाता था? तमाम हो जाता। तमाम माने इस दुनिया से उठ जाता था, इस दुनिया से। तो कहां प्रयोग किया रथमूसल और महाशिला कटक? तो बज्जियों संघ को पराजित करने के लिए
अवधी संघ पराजित हो गया और मगध में मिला लिया कौन? अजात शत्रु। मगध में क्या मिला लिया? अजात शत्रु मगध में मिला लिया। अजात शत्रु के समय ही जैसे ही गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, मतलब उनकी मृत्यु हुई, तो प्रथम बौद्ध संगति हुई। अजात शत्रु के समय ही आज अजात शत्रु के, जो कि गौतम बुद्ध ऋषि के ही समय मरे थे, पहले ही बता दी, महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। अजात शत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगति हुई, संगति हुई। ये पूछा है, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ, 4 बौद्ध संगति। कितने बौद्ध संगति हुई? 4। हम यही हो आपको चारों बता देंगे। यही हम क्या करेंगे, चारों हमें एक जगह हो सकता है संग्रहित कर देंगे। और इसमें प्रथम जो बौद्ध संगति हुई बेटा, वो कहां हुई? राजगृह। स्थान कहां थी? मगध। राजगृह मगध की क्या थी? राजधानी थी। किसके समय हुई? तो समय था अजात शत्रु शासन का। समय किसका था? अजात शत्रु का। अध्यक्ष महाकश्यप हुए। इसके अध्यक्ष हुए महाकश्यप, और इसके उपाध्यक्ष आनंद हुए। सब पूछा है। और इसी में बुद्ध के उपदेशों की जो प्रस्तुति किया वो आनंद ने ही किया, और उपाली ने, आनंद भी है और यहां उपाली का भी नाम आता है। बौद्ध संघ के नियमों के बारे में इसने बताई, उपाली बताया। इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, बौद्ध संघ 3 भागों में बट गए। कितने भागों में? 3 भागों में बट गए। बौद्ध साहित्य 3 भागों में बट गए। बहुत इंपॉर्टेंट ये उसका है। बौद्ध साहित्य 3 भागों में बट गए। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। प्रथम बौद्ध संगतियों में जो राजगृह में हुआ, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप हुए, उपाध्यक्ष आनंद हुए और उपाली हुए। बौद्ध साहित्य
तीन भागों में बट गई, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिनव पिटक। प्रथम पौष संगति जो हुआ तुरंत महात्मा को बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद जो अपना शरीर त्याग किए थे, महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक क्या बताती है? तो विनय पिटक संघ के नियमों के बारे में बताती है। क्या क्या संघ का नियम है? तो विनय पहले पूछा है, विनय किसमें संघ के नियम की व्याख्या किया गया है? संघ के नियम की व्याख्या विनय पिटक में किया गया। और अब जो शुद्ध पिटक में है बुद्ध के उपदेश बताया गया, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। और अभिधम्म पिटक बौद्ध दार्शनिक है। इसका यही अंतर पूछा, इसी पर तो इसमें भी पूछेगा। इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया अभिधम्म पिटक। प्रश्न कैसे पूछता है? अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या किया गया है बौद्ध साहित्य में। तो किसमें किया गया बेटा? अभिधम्म बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस साहित्य, बौद्ध साहित्य में मिला है? तो शुद्ध पिटक में। तीसरा जो प्रश्न पूछता है, बुद्ध के नियमों की जो व्याख्या किया गया है वो किस पिटक में मिला है? तो किस पिटक में मिला है? विनय पिटक में मिला है। इसमें मिला है विनय पिटक में मिला है। कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? तो प्रथम बौद्ध संगति गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर यूपी में हुआ, मृत्यु के बाद तुरंत बाद हुआ। और वो उस समय मृत्यु के समय मगध का शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति बुलाई और प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ और अध्यक्ष महाकश्यप हुए, शासक राजगृह हुआ, उपाध्यक्ष आनंद हुए और उपाली हुए। और इसमें बौद्ध साहित्य को तीन भागों में बांट दिया गया, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बुद्ध के संघ के नियमों के बारे में बताया गया है। जो बुद्ध की संघ है, बुद्धं गच्छं शरणं, तो इन तीनों की नियम के बारे में क्या क्या करना है उसको बारे में बताया गया है। शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेश जो दिया गया उसके बारे में बताया गया है। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन के बारे में बताया गया है। और ये जो घटना घटी प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में, कितने BC में? 483 BC में हुआ। कोई दिक्कत किसी को है? कोई यहां तक दिक्कत है कि समझने में? अगर हो तो बताओ। नहीं ना? और उसके बाद उदयन आ जाते। कौन आ जाता है? अजातशत्रु ही ऐसा पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र के महत्व को समझा। और जब उसके महत्व को समझा तो उदयन ने एक नया नगर बसा दिया पाटलिपुत्र और उसको राजधानी बना।
क्या बना लिया? राजधानी बना ली। तो आगे लिखे ये प्रश्न प्रथम बहुत समिति, द्वितीय बहुत समिति, तृतीय बहुत समिति को पूछा। तो अभी प्रथम बता दिए, आगे चल के चारों एक जगह से रही था। चारों क्या करेंगे? ये एक जगह कर दें। और उसके बाद आ गया उदयन। कौन आया? तीसरा शासक आ गया हर्यक वंश का उदयन। उदयन के बारे में ज्यादा नहीं है। उसने अजातशत्रु की हत्या करके फिर से वो जो है उसका पुत्र उदयन शासक बना और उसने पाटलिपुत्र नए शहर को बसाया। उसके बाद जो शासक हुए अनिरुद्ध, मुंड और दर्शक। अनिरुद्ध हुए, इनका कोई ज्यादा काम नहीं था, और मुंड हुए, ये भी कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं थे हर्यक वंश। उसके बाद दर्शक। दर्शक हर्यक वंश का हर्यक वंश का अंतिम शासक। क्या था अंतिम? शासक था। और इसी दर्शक को पराजित करके शिशुनाग, इसी दर्शक को पराजित किया कौन? नागवंश का शासक शिशुनाग। और शिशुनाग ने दर्शक को, वंश के अंतिम शासक दर्शक को पराजित करके नागवंश का अंतिम शासक शिशुनाग पराजित किया। और उसने शिशुनाग किस वंश का नींव डाली? शिशुनाग वंश। या नागवंश की नींव डाल, नागवंश की नींव डाल। अब तो हर्यक वंश के बाद कौन वंश आएगा? नागवंश आएगा। कौन आएगा? तो नागवंश के संस्थापक शिशुनाग।